सही। नहीं, ये सही कहाँ से होगा, करोगे तो ना सही होगा। तो बोले हैं इम्पोर्ट की उसको, हाँ कैसे होगा बताओ तो। सबसे पहले जो जो हमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है उसको इम्पोर्ट करते हैं। ये में कौन सा करना है, इम्पोर्ट numpy as np हो गया। इसको रन करो, अब सबको 1 बाय 1 रन करो। कनेक्टिंग में थोड़ा कहाँ हुआ, फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है। ये स्लो है क्या, रन किया, अब सबको रन करो देखो। लास्ट क्लास के लिए क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिसीजन ट्री है ना। तो डिसीजन ट्री तो समझ गए हैं आप, तो उसके इससे कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब कुछ टर्म्स है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप डिसीजन ट्री को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, और इवन उसको इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। सो उसमें से कुछ टर्म्स की बात मैं करूंगा, जैसे एंट्रोपी, ये इंफॉर्मेशन गेन, ये कुछ टर्म्स हैं जिसको कि आपको समझना होगा। इससे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास कोई डेटा है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई डेटा है, और डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री ड्रॉ करते हैं। डिसीजन ट्री कुछ ऐसा है, मान लो सपोज तो 2 डिसीजन ट्री ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है ना, अलग अलग तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं डिसीजन ट्री। एक ही डेटा को किसको पहले ले किसको बाद में ले, अलग अलग फीचर्स को भी पहले पहले ले सकते हैं। उसके बेस में हमें देखना है किस कौन सा लेना हमारे लिए बेटर होगा, ये पता करना होगा। बहुत सारे फीचर्स होंगे, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, किस कॉलम्स को रूट नोड बनाएंगे ये डिसाइड करना हमें देखना होगा। अब देखिए सपोज कि हमारे पास कोई डेटा सेट है जिसमें कि एक्सपीरियंस टेबल है, डिग्री टेबल है, उसके अकॉर्डिंग है कि प्लेस्ड और नॉट प्लेस्ड। अब हम बनाते हैं, मान लीजिए उसका डिसीजन ट्री कुछ ऐसा बनता है। एक बार हम एक्सपीरियंस को चूज करेंगे एज रूट नोड, और एक बार हम चूज करेंगे डिग्री को सपोज करते हैं, ठीक है। अभी मैं डिग्री को सपोज करता हूँ, डिग्री एज रूट नोड, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या लेंगे, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक लेंगे ग्रेटर देन 2 ईयर, क्या लेंगे, और एक लेंगे एक्सपीरियंस लेस देन 2 ईयर, लेस देन 2 ईयर, कोई दिक्कत। सो बेसिकली अब इसमें ऐसा देखा गया है कि यदि तुम डिग्री वाले हो, डिग्री वाले हो, डिग्री के बेस पे हम चूज करते हैं सपोज, तो मान लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस जिसका जो बीटेक वाला है, तो बीटेक मान लेते हैं और एमटेक मान लेते हैं सपोज, बीटेक और क्वालिफिकेशन उसका दिया हुआ है, या मास्टर्स, ऐसे तो बैचलर्स और मास्टर्स, क्या बोलेंगे इसको, बैचलर्स। क्या होता है स्पेलिंग बैचलर का, बैचलर्स, और मास्टर्स क्या हो। अब डिग्री के बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो 2 डेटा हमारे पास है उसमें, एक बैचलर्स वाले हैं और मास्टर्स वाले। डिग्री वाले में देखिए यदि बैचलर्स वाले हैं तो उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, उनको मैक्सिमम ग्रेटर देन 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, और जो मास्टर्स वाले हैं उनको लेस देन 2 इयर्स चाहिए। इसके बेस पे हमने डेटा बनाया।
तो सपोज हमारे पास जो डेटा मिला वो कितने डेटा मिले, 4 मिले। उसमें से पहला था क्या, प्लेस्ड। दूसरा क्या मिला आपको, सपोज नॉट प्लेस्ड। तीसरा मिला आपको मान लीजिए सिंपल सी बात प्लेस्ड, और चौथा मिला नॉट प्लेस्ड। क्या मिला, उसी तरह से इसके बेस पे हम क्लासिफाई किए, हमें 4 डेटा मिले। इसमें क्या था, उसका लेवल क्या था, पहले का लेवल प्लेस्ड, दूसरे का भी लेवल क्या था प्लेस्ड, तीसरे का भी लेवल क्या था प्लेस्ड, और फोर्थ का लेवल क्या था नॉट प्लेस्ड। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ जिसके बेस पे हमने ड्रॉ किया। कोई दिक्कत, एक तरीका और है हमारे पास जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लो हमने एक्सपीरियंस को ही क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 इयर्स, लेस देन 2 इयर्स, ये ना। यस, इसमें अब दो चीज होगा कि ग्रेटर देन 2 इयर्स है या नहीं है, यस है या नो है, दो ही चीज हो सकता है, यस या नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम इसके बेस पे ढूंढते हैं तो ये हमारे पास क्या मिला, सपोज हमारे पास क्या मिला, सपोज करते हैं कि हम ये देखते हैं कि मास्टर्स, इसमें यस वाले में देखिए हम क्या लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मास्टर्स वाले जो हमें मिले यहाँ सर्च करते हैं, या फिर मान लो ग्रेटर देन चूज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेते हैं मास्टर्स, क्या लेते हैं मास्टर्स, और यहाँ पे लेते हैं बैचलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मास्टर्स में हम करते हैं तो यहाँ पे मैं 4 डेटा मिले, कौन सा, एक चारों क्या मिला, प्लेस्ड क्या मिला, प्लेस्ड और प्लेस्ड, और क्या होगा इसमें हमें क्या मिला, 4 में से एक मिला प्लेस्ड, बाकी नॉट प्लेस्ड, नॉट प्लेस्ड, प्लेस्ड और समझना है, थोड़ा समझना ये है, डेटा देखा गया। अब डेटा के बेस से हम चेक करते हैं क्या करते हैं। एक हमने ये बनाया ट्री और एक ट्री, सेम हमारे पास डेटा सेट था, उसके बेस पे हमने 2 तरह के डिसीजन ट्री बनाए। एक जब हमने डिग्री को एज रूट नोड सेलेक्ट किया तो देखते हैं क्या होता है, और जब हमने एक्सपीरियंस को रूट नोड सेलेक्ट किया तब देखते हैं क्या होता है। कोई दिक्कत। अब इस केस में आप गौर से देखिएगा, इसमें बात करते हैं, यहाँ आपको क्या मिल रहा है बताइए, प्लेस्ड। तो यहाँ पे आपसे मैं रेशियो पूछूं सपोज, तो मुझे बताओ कि रेशियो क्या क्या मिलेगा आपको, बताइए। इसमें से आप देखिए कि 2 है, उस 2 में से 2/2 का रेशियो, 4 में से 2 प्लेस्ड है और 2 नॉट प्लेस्ड है ना। इसमें देखो क्या है, इसमें से यदि प्लेस्ड को पहले रखते हैं तो क्या होगा 3:2। इसमें क्या रेशियो है बताओ, 4:2। इसमें क्या होगा 1:2। अब मुझे बताओ डिसीजन कब ले सकते हैं, जब हमारे पास कुछ क्लैरिटी होगा, जब हम जैसे है ना, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कंफ्यूजन होगा, आप कंफ्यूज हो गए तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कंफ्यूज कब हो गए, जब बराबर होगा, वेरी गुड, जब बराबर होगा, जब बराबर होगा। अब गौर से देखिए यहाँ पे 4 में से 2 प्लेस्ड हैं, 2 नॉट प्लेस्ड हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 में से 2 प्लेस्ड हैं और 2 50%। हम कुछ नहीं कह सकते, कह सकते हैं हम कुछ नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसका ये, इस केस में देखिए डिग्री, जिसका डिग्री मास्टर्स है और वो जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 2, स्पेस में यदि हमने देखा तो देखा 3, 4 में से 3 प्लेस्ड है और 1 नॉट प्लेस्ड। यहाँ पे देखो ज्यादा चांसेस है कि वो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, पर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ज्यादा चांसेस है कि जिसका मास्टर्स होगा और लेस देन 2 इयर्स एक्सपीरियंस है वो प्लेस्ड हो जाए, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे हम ये ज्यादा चांसेस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे प्लेस्ड हो जाए। बट वहां पे देखो क्या है उस केस में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए
एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से किया हमने, 2 ईयर्स से कम और ज्यादा वालों को किया। एक्सपीरियंस में देखा 2 ईयर्स से ज्यादा वाले थे, उसमें मास्टर्स मान ली देखा, तो वहां पे क्या देखा, प्लेस्ड और नॉट प्लेस्ड। जब हमने ऐसा देखा मास्टर्स में देखा सारे के सारे प्लेस्ड थे, लेकिन जब हम इसमें देखते हैं बैचलर्स वाले में तो क्या है, एक प्लेस मिलते हैं। तो गौर से देखो यहाँ पे हम तो आसानी से कह सकते हैं कि अब तो हमसे कोई पूछे कि हमारा एक्सपीरियंस सर 2 साल से ज्यादा है ना, 2 ईयर से सॉरी ज्यादा है, क्या है 2 ईयर से ज्यादा है ना, और हमारा डिग्री मास्टर से तो हम क्या कहें 100% चांस हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, सपोज ये बोलेंगे ना एज पर दिस डेटा। But in that case, if the person or the student says that if my experience is greater than 2 years and my degree is bachelor, then what is the possibility, what is the probability of getting placed? क्या कहेंगे हम? There are less chances. हम कहेंगे ज्यादा चांस है प्लेस नहीं होंगे। तो आप एक्सपीरियंस को थोड़ा बढ़ाएं, समझ पाए या डिग्री चेंज कीजिए। तो ये डेटा हमारे पास है, तो ये बताओ हमारे लिए प्रेडिक्शन किसमें अच्छा है, या तो इसमें अच्छा कर सकते हैं या इसमें कह सकते हैं, उसमें भी कह सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं ज्यादा चांस है तो प्लेस्ड नहीं होंगे, या कहेंगे कम चांसेस है तो प्लेस्ड होंगे। हम कुछ डिसीजन दे रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहे हैं 100% तुम प्लेस्ड हो जाओ, कॉन्फिडेंस साथ कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ज्यादा चांसेस है तो प्लेस्ड हो, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं क्या बताओ, सिचुएशन देख, क्यों नहीं यहाँ पे कह रहे हैं रैंडमनेस ज्यादा है, क्यों नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा है। रैंडमनेस का मतलब मिलावट ज्यादा है, गौर से देखिए 50% मिलावट है प्लेस्ड का, 50% मिलावट है नॉट प्लेस्ड का, so that is randomness. But in this case we can see that there are 3 placed and 1 not placed, so there's little bit randomness, थोड़ा कम randomness, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है वो प्लेस्ड हो जाएगा। In this case you can see there's no randomness, बिल्कुल भी नहीं है, टोटल प्लेस्ड है आपका। जब टोटल, यही तो क्लासिफिकेशन है कि हम या तो पूरा प्लेस्ड को अलग कर दें नॉट प्लेस्ड को अलग कर दें, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि जिसका एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा है मास्टर से, वो सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाएंगे, 100% तो यही तो प्रेडिक्शन, इससे वाला 100% सही बोल रहे हैं प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसमें चांसेस कर रहे हैं 75% चांस है कि वो प्लेस्ड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब रैंडमनेस में कम है या नहीं है, इसमें रैंडमनेस थोड़ा सा है, इसमें भी थोड़ा सा है, पर इसमें सर ज्यादा है। सो इसी रैंडमनेस के मेजर को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट है क्या बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 चीजें नोट डाउन करता हूँ, ध्यान रखें, कुछ चीजें नोट डाउन करता हूँ मैं। पहला है एंट्रोपी, क्या है पहला, एंट्रोपी। तो कौन सा पैरामीटर लेना है देखते हैं, एंट्रोपी। दूसरा है इंफॉर्मेशन गेन, ये 3 पैरामीटर समझना ज्यादा जरूरी है, इंफॉर्मेशन गेन, और तीसरा है आपका गिनी इंडेक्स। क्या है, गिनी इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब समझो ये इस केस में है, और इस केस का भी लेते हैं आप, इस केस में एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या यही पे, हाँ या यही पे बनाते हैं ना, केस 1 केस 2 क्या चलेगा ना, केस 1 इसको बोलते हैं, केस 1 और केस 2 बोलते हैं। अब केस 1 में बताओ मुझे एंट्रोपी, मैंने क्या बोला, randomness, the measure of randomness is called entropy. So if I ask that tell me the entropy in this case, it is high or less, high, equal, it is high or less, high ना, क्योंकि मिलावट ज्यादा है, और मिलावट मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी। तो उसी के जितना ज्यादा रैंडमनेस, मेजर जब हम बात करते हैं तो मेजर किसका, रैंडमनेस का क्या है, एंट्रोपी कहलाता है। तो अभी देखो रैंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। इस केस में मैं आपसे पूछूं तो बताओ, इस केस में बताओ मुझे एंट्रोपी आपको क्या मिल रहा है, इस सिचुएशन में बताओ, या इस केस में आपको पूछूं तो ज्यादा चांस क्या है, तो एंट्रोपी आपका क्या है इस केस में, हाई है ना। इस केस में बताओ एंट्रोपी क्या है या नहीं है। इस केस में देखो यहाँ में एंट्रोपी मतलब नहीं है, मतलब लो है ना, हम तो हाई लो की बात करते हैं, तो रैंडमनेस कम है या उसमें भी देखो कम है। इस केस में ओवरऑल देखो तो एंट्रोपी थोड़ा लो है। इस केस में देखो
इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, बट ज्यादा ही हुआ ना ये बेसिकली। तो ओवरऑल देखो तो इसमें ज्यादा है रैंडमनेस। इसी को क्या बोलते हैं? तो एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब ज्यादा है तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। और इस केस में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हाई। इस केस में क्या है आपका रैंडमनेस क्या होगा? इसमें क्या होगा? कोई दिक्कत? तो रैंडमनेस समझ में आ गया, एंट्रोपी समझ में आया क्या? मिलावट नहीं कहो ऐसे, ऐसे को रैंडमनेस। यदि आपका जो आपने प्रेडिक्शन किया है और जो आपका डेटा है यदि ज्यादा रैंडम है तो आप क्या कहोगे? एंट्रोपी हाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन गेन की बात करते हैं। समझो थोड़ा सा, इंफॉर्मेशन गेन की बात करते हैं। अब ये बताओ यदि आपको कुछ कहना है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, इस केस में मिल रहा है या इस केस में मिल रहा है या इस केस में मिल रहा है या इस केस में मिल रहा है? आपको इस केस में आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रहा है, इस केस में ज्यादा मिल रहा है, ये बताओ। इसमें इस केस में कम मिल रहा है इंफॉर्मेशन, हम कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं, यहाँ पे तो 100% कह सकते हैं। तो इस केस में देखो ओवरऑल इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है। क्यों? यहाँ पे तो इस केस में बोलोगे तुम प्लेस्ड हो, हम इंफॉर्मेशन गेन हमें मिला ना, इंफॉर्मेशन इस तरह का होगा तो प्लेस्ड होगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं मिला इंफॉर्मेशन, मिला क्या? यहाँ पे मैं मिला क्या? हाँ मिला थोड़ा सा कि ज्यादा चांस है नॉट प्लेस्ड, इंफॉर्मेशन ही हुआ। सो दैट इज इंफॉर्मेशन। तो एक चीज बताओ, तो इंफॉर्मेशन किसमें हाई है बताओ, इसमें या इसमें? इसमें हाई है ना? और इसमें क्या होगा? कुछ रिलेशन समझ में आया आपको? यदि एंट्रोपी हाई होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा तो एंट्रोपी हाई होगा, और एंट्रोपी हाई होगा तो इंफॉर्मेशन क्या होगा? लो। समझ में आया? कोई दिक्कत? So the measure of randomness is called entropy, or if the entropy of a data is high, then the information gain is low. But if the entropy is low, then the information gain is high. ठीक है, मिलावट ज्यादा या इस तरह से समझ में आई बात? तो ये एंट्रोपी हो गया, रिलेशन समझ में आया। अब मैं पूछता हूँ गिनी इम्प्योरिटी क्या होता है? अब बताओ, स्प्लिट मतलब हम तो स्प्लिट ही तो कर रहे ना, हर नोड पे हम स्प्लिट करें दो पार्ट। यहाँ भी और होता तो स्प्लिट करते हैं, मैंने बताया रिसेंटली में हर जगह स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तब तक करते थे कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिल सके, कुछ कंप्लीटली नहीं कर सके इंफॉर्मेशन। अब तो स्प्लिट करते हैं तो ये बताओ, स्प्लिट दो तरह के होते हैं, एक प्योर स्प्लिट होता है, इम्प्योर स्प्लिट होता है। क्या होता है? एक प्योर स्प्लिट होता है, एक क्या होता है? इम्प्योर स्प्लिट होता है। बताओ मुझे प्योर स्प्लिट क्या होगा? प्योर स्प्लिट क्या कहलाता है मुझे ये बताओ। just बताओ प्योर स्प्लिट क्या होता है? ये बताओ स्प्लिट जो हमने किया है प्योर स्प्लिट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिलावट जाता है, मिलावट जाता है। इसमें थोड़ा कम मिलावट, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा क्या हुआ? प्योर स्प्लिट। मतलब या तो हम कहें कि हाँ वो पूरा का पूरा प्लेस्ड हो जाएगा, या हम कहें कि वो पूरा का प्लेस्ड नहीं होगा। So that is called purity. But if there is mixing of placed and not placed, then there is no pure split. Then we will say that it is an impure split. तो split दो तरह का होता है, जब या तो आपको पूरा का पूरा placed आ जाता या पूरा का पूरा आपको not placed आ जाता, तो आप क्या कहते हैं कि वो that is called pure split. ध्यान सुनिएगा, या तो पूरा का पूरा placed हो जाता या तो पूरा का पूरा not placed होता, तो आप क्या कहते हैं? But since इस केस में देखो कुछ भी नहीं कह सकते, मिलावट ज्यादा है, तो प्योर स्प्लिट हुआ क्या? सो दिस इज कॉल्ड प्योर स्प्लिट, दिस इज कॉल्ड प्योर स्प्लिट। लिटिल बिट प्योर है और ये आपका कहलाता है इम्प्योर, सबसे ज्यादा इम्प्योर हुआ ना। ठीक है बच्चों? सो इस तरह से गिनी इम्प्योरिटी वही है आपका। गिनी इम्प्योरिटी क्या होता है? वही होता है, स्प्लिट को ही देखता है। अब सिंपल सी बात है ना, गिनी इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, बिल्कुल भी नहीं है, इसी के लिए गिनी इम्प्योरिटी होता है। तो आपने देखा जहां पे प्योर स्प्लिट होगा गिनी इम्प्योरिटी क्या होगा? वहां कम होगा या नहीं होगा?
जहाँ पे मोर स्प्लिट होगा वहाँ पे गिनी इम्प्योरिटी क्या होगा, कम होगा। जहाँ पे ज्यादा इम्प्योर है वहाँ पे गिनी इम्प्योरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तीन चीजें समझ में आई आपको। तो ये बताओ यहाँ पे इस केस में गिनी इम्प्योरिटी क्या है, ज्यादा या कम है, और इस केस में क्या है, समझ में आई बात, ये सुनो। तो ये तीन चीज हैं जिसको पैरामीटर है, जिसके और भी बहुत से पैरामीटर हैं, बट ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री को बनाया जाता है। डिसीजन ट्री बनाएंगे तो हमें डिसाइड करना होता है ना which feature will be at the root node and then further which feature will be splitted, और किसको हम ब्रेक करेंगे, फिर फर्दर पहुंचेंगे, फिर किसको ब्रेक करेंगे, हमेशा हमें डिसाइड करना होता है ये चीज। तो उसके लिए डिसीजन कहाँ से लेंगे हम, किसी के वैल्यू से, या तो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे या गिनी इम्प्योरिटी यूज करेंगे। क्या बोला मैंने, या तो इंफॉर्मेशन या तो ये मेथड। इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए क्या, एंट्रोपी। ध्यान से मैं बताऊंगा आपको। अभी ये तीनों समझ में आया, कोई डाउट है बताइए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग। एंट्रोपी समझ में आया। रेंडमनेस समझते हो, रेंडमनेस मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लो ऐसा होता है, आपने डेटा मान लो, देखो इसमें गौर से देखो, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा होगा, देखो यदि मैं ब्लू लाइन से क्या करता हूँ, प्लेस्ट वाले को रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी देखो सिंपल है, मैं सारे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इसका ब्लैक लाइन है ना। अब बताओ मिलावट है या नहीं है, यदि मैं ब्लू से कहता हूँ प्लेस्ट वाले को, ब्लैक से कहता हूँ नॉट प्लेस्ट वाले को, तो क्या बोलोगे आप, मिलावट ज्यादा है, क्या है, मिलावट ज्यादा है, रेंडमनेस है ज्यादा। रैंडम मतलब क्या, जैसे जैसे डेटा कोई फिक्स नहीं है, क्लासिफिकेशन। तो उसके मुकाबले ये भी तो है, इसके मुकाबले देखो हम इम्प्योर हम इसको ठीक है, इसमें मिलावट कम है ना। देखो चार में से एक ही है मिलावट, गौर से देखो। ये सर तो 4 पॉइंट यदि हम ड्रॉ करेंगे इसमें, 4 में से क्या होगा, कैसे देखो 4 ब्लू पॉइंट्स होंगे और एक ब्लैक पॉइंट्स होंगे, नॉट प्लेस्ड, तो कम रेंडमनेस हुआ ना यहाँ पे। यस सर। इसको देखो, इसमें क्या है, 4 जो है ब्लैक पॉइंट्स हैं, 3 ब्लैक पॉइंट्स और एक क्या है आपको ब्लू पॉइंट्स, इसमें भी तो मिलावट कम ही हुआ ना। यस सर। ठीक है, तो रेंडमनेस मतलब क्या हुआ, डेटा जब ड्रॉ करोगे तो आपको रेंडम मिलेगा, कहीं कोई फिक्स क्लासिफाइड नहीं मिलेगा। हम क्लासिफिकेशन मतलब हम ये कहेंगे या तो ब्लैक वाले एक तरफ हो या क्या हो, ब्लू वाले एक तरफ हो। बट यहाँ पे गौर से देखो कि जब मिलाया है इसमें से 4 में से क्या है, एक ही नॉट प्लेस्ड है, तो नॉट प्लेस्ड वाले का संख्या कम है, रेंडम कम हुआ। इसमें देखो बराबर बराबर अमाउंट है, ज्यादा मिलावट है तो क्या बोलेंगे, इसमें देखो बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, सब एक ही तरह का है। इसको या तो पूरा का पूरा प्लेस्ड हो जाए या पूरा का पूरा नॉट प्लेस्ड हो जाए, दैट इज प्योर कहलाएगा। या तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा प्लेस्ड हो जाएगा, या हम कहें नॉट नहीं प्लेस्ड होगा, सो दैट इज कॉल्ड नॉट रैंडम, प्योर सैंपल। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, तो पहला पॉइंट एंट्रोपी लिखोगे आप, एंट्रोपी पॉइंट पहले लिखोगे एंट्रोपी। लिखा है टॉपिक। इन मशीन लर्निंग, पॉइंट पे लिखोगे, इन मशीन लर्निंग entropy is the quantitative measure, entropy is the quantitative measure, entropy is the quantitative measure, quantitative measure of the randomness of the information being processed, of the information being processed, of the information being processed। हम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाले हैं, जिस चीज को हम क्या, अच्छा इससे इंफॉर्मेशन हम क्या निकालने वाले हैं, ये ना कि कितने परसेंट, कितने बच्चे का चांसेस है कि प्लेस्ड हो या नॉट प्लेस्ड हो, ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। उस इंफॉर्मेशन में से यहाँ पे ऐसा रैंडम मिल जाए हमें, हम क्या कह सकते हैं,
कि रेंडमनेस ज्यादा है और इसी के मेजर को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। यहाँ पे रेंडमनेस कम है, हम क्या सकते हैं ज्यादा चांसेस है कि आप प्लेस्ड हो। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अरे 100% है प्लेस्ड हो जाओगे, ऐसे क्यों ले रहे हो? यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? ज्यादा चांसेस है कि आप प्लेस्ड नहीं, या कहेंगे कम चांसेस है प्लेस्ड हो जाओगे, अपना डिग्री बढ़ाओ। सो दैट इज कॉल्ड वी आर गोइंग टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन हियर, है ना? सो जब हम प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की बात करते हैं और वहां पे जैसे रेंडमनेस आपको मिलेगा, उसके मेजर को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। लिख दिया आप लोग? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। अब आपने एक चीज क्या सीखा था कि रेंडमनेस ज्यादा है मतलब एंट्रोपी ज्यादा है, तो लिखोगे ए हाई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, ए हाई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, ए हाई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, a high value of entropy means that the randomness in the system is high. The randomness in the system is high. In the system is high. Randomness in the system is high. Clear? Yes, sir. And thus making accurate prediction is tough. और randomness ज्यादा है तो हम कुछ कह सकते हैं क्या? कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अब देखो, अब डेली बारिश, कभी बारिश हो जा रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी हो जा रही है बारिश के मौसम में। आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो कब होगी नहीं होगी? कभी देख रहे हो आप, कभी देख रहे हो कि बादल लगा हुआ, कभी नहीं लगा हुआ है, इस तरह का एक ही दिन में 10 बार देख तो बारिश हो रही, 10 बार नहीं हो रही, धूप आ रही है, तो रैंडम में ज्यादा हुआ ना। आप कुछ नहीं कह सकते धूप रहेगी या बारिश रहेगी, बट 2 दिन से आप देख रहे हो कि बारिश होती जा रही है, तो क्या चांसेस है बारिश होगी? 4 दिन से धूप है तो देखोगे बारिश नहीं होने की चांसेस है। सो दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। सर ये लास्ट वाला लाइन रिपीट कीजिए। लिखोगे a high value of entropy means randomness is in the system is high and thus making accurate prediction is tough. और इस तरह से प्रेडिक्शन करना थोड़ा क्या हो जाता है हमारे लिए? ठीक है, making accurate prediction is tough. नेक्स्ट क्या होगा? लिखोगे सेकंड पॉइंट, इसका उल्टा लिखेंगे a low value of entropy, a low value of entropy a low value of entropy means that the randomness in the system is low. The low value of entropy means that the randomness in the system is low. The randomness in the system is low. Is low. And thus making accurate prediction is easier. और randomness कम है तो हम कह सकते हैं ना आसानी से कि या तो प्लेस्ड होगा या तो नॉट प्लेस्ड, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। कोई दिक्कत? और वाले से कोई दिक्कत बच्चों? अब जैसे यहाँ पे देखो, इसी का डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो देखो यहाँ पे जैसे हम पूरा का पूरा ब्लू पॉइंट कर दिए, हमने ऐसा डेटा का बनाया, हमारे पास डेटा है मान लो, तो डेटा को हम पॉइंट से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ऐसा एक ग्राफ ऐसा मिलेगा और एक ग्राफ मान लो आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ बताओ क्या डेटा मिक्स है, कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये क्या है, तो इसको कहेंगे लो एंट्रोपी। क्या बोलेंगे इसको? लो एंट्रोपी। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसमें न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व करने वाले हैं, तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप। फॉर्मूला लिख लेंगे इसमें, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, एंट्रोपी। वो भी लिख लेंगे।
वो वाला जो हाई और लो लिखे सब कुछ लिखना है। आप नहीं भी लिखोगे तो आप लोग समझो, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं पीडीएफ भेजूंगा आप लोग ऐसे, ठीक है? ज्यादा लोड मत डालो, पहले समझने पे जाना, अभी लिखना बंद कर दो, छोड़ो, समझो। मैं पीडीएफ भेज दूंगा। समेशन ऑफ, ध्यान से सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, तुम नोट नहीं करते तो जाके देखते भी नहीं हो, है ना? लिखोगे माइनस पी आई लॉग, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब पूछोगे यहाँ पे, कुछ पूछोगे या नहीं पूछोगे? पी आई क्या है पूछोगे ना, सी क्या है, पी आई क्या है? ये पाई सी का वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ ऐसे इसमें क्या प्रिंट करना है हमें बताओ? प्लेस्ड और नॉट प्लेस्ड दो क्लास हो गए, कभी कभी एबीसी तीन क्लास हो सकता है, तो नंबर ऑफ क्लास जो प्रिंट करना है दैट इज कॉल्ड सी का वैल्यू। यहाँ पे कितने क्लास है? प्लेस्ड और नॉट प्लेस्ड दो क्लास। इसके बाद देखो पी आई जो है आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ith। पीआई का मतलब क्या होता है? ith क्लास। तो दो क्लास है ना यहाँ पे, दो क्लास है, कौन सा? तो देखो एक क्लास यदि मान लेते हैं किसको? प्लेस्ड को, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नॉट प्लेस्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सो दैट इज सॉल्व। ठीक है, सवाल बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, परेशान नहीं होना है ना, अभी बस समझिए चीज। चलिए इंफॉर्मेशन अगेन मैं समझा देता हूँ। सर आयत क्लास बोले तो यहाँ पे क्या है? कितने क्लास हमारे पास अभी बताओ यहाँ पे? दो। प्लेस्ड नॉट प्लेस्ड है? यस सर। प्लेस्ड और इसको यदि हम i इक्वल टू 1 मानते हैं, इसको i इक्वल टू 2 मानेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा ith मतलब 1 मतलब फर्स्ट बोलेंगे प्लेस्ड का, सेकंड बोलेंगे नॉट प्लेस्ड। ठीक है, और c क्या हो गया? दो क्लास है तो c का वैल्यू 2 हो गया, तो समेशन लेंगे ना, ऐसे करके समेशन ऑफ c 2, जहां पे i इक्वल टू क्या होगा? 1, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट वाले के लिए निकालोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो तो लगा तो यहाँ पे मान लो c का वैल्यू 2 हमारे पास है, c का वैल्यू मान लीजिए 2 हमारे पास, तो क्या करेंगे? ऐसे समेशन हटा देंगे, इसको सिंपल लिखेंगे माइनस पी आई मतलब 1, क्या सुनो, log 2 log p1, फिर क्या होगा यहाँ पे? प्लस दो क्लास है ना, i इक्वल टू 1 के लिए लिख दिया हमने, 2 के लिए क्या होगा बताओ? इसमें जहां जहां 2 लिख देंगे, तो फिर माइनस p2 log 2 p2, तीन क्लास पे एक बार और बढ़ा देंगे उसको, दैट इज कॉल्ड इक्वल, है ना? सब मैथमेटिक्स का पार्ट है जो आपने पढ़ा। चलिए अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इसी के बेस पे हम एंट्रोपी निकाल लिए तो हम इंफॉर्मेशन गेन निकाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन गेन आपका यानी एंट्रोपी यदि कम है तभी तो इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो उसी पे डिपेंड करता है। लिखोगे इंफॉर्मेशन गेन, इंफॉर्मेशन गेन इज द मेजर ऑफ, इंफॉर्मेशन गेन is the measure of, information gain is the measure of how much information a feature provides, how much information a feature provides about a class, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई भी क्लास, अब इस क्लास में देखो क्या बता रहा है आपको, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? यहाँ पे सारे के सारे प्लेस्ड होंगे, यहाँ पे क्या बता रहा है? ज्यादा चांसेस है प्लेस्ड होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, तो वहाँ पे ज्यादा चांसेस नॉट प्लेस्ड। तो ये क्लास क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये ना दे रहा है कि ज्यादा चांसेस जो होंगे उस तरह से, वही इंफॉर्मेशन गेन होता है। इंफॉर्मेशन गेन इज द मेजर ऑफ हाउ मच इंफॉर्मेशन a feature provides about the class. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लो एंट्रोपी leads to a low entropy
leads to low entropy, leads to increased information gain, low entropy leads to LIDS. LEADS, leads to increased information gain. यदि एंट्रोपी लो है मतलब क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा. एंड द हाई एंट्रोपी लीड्स टू लो इंफॉर्मेशन. क्या लिखेंगे? लो इंफॉर्मेशन. कोई दिक्कत? And the high entropy. लो एंट्रोपी लीड्स टू इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन गेन. यदि एंट्रोपी लो है तो इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा. एंड द हाई एंट्रोपी लीड्स टू लो इंफॉर्मेशन. ठीक है. चलिए अब एक काम नेक्स्ट पॉइंट और लिखिएगा. अब एक्चुअली ये तो डेफिनेशन हो गया ना, क्या हो गया, लेकिन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लिखिएगा इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट्स information gain computes information gain computes the difference between entropy before split entropy before split and average entropy after split कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे? सो क्या बोला मैंने? Information gain computes the difference between entropy before split and average entropy after split. ठीक है. Of the data set इसी में सर. ये किसका निकालते हैं? डेटा सेट का ही तो निकालते हैं ना. डेटा सेट based on given feature based on a given feature. इसका फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा. तो मैंने क्या बोला आपको, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा. विजिबल होगा यहाँ पे. शॉर्ट में इंफॉर्मेशन क्या लिखते हैं. ठीक है. टी और एफ बताएगा. टी का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब होता है. इक्वल्स टू लिखोगे एंट्रोपी टी माइनस समेशन ऑफ इस तरह से. और यहाँ पे लिखोगे. ज्यादा हंसी आ रहा तो बताओ, फिर छुपाई करते हैं, है ना. टीवी बाय टी है सर. टीवी बाय टी और इनटू एंट्रोपी. नोट में सिर्फ टीवी है सर. हम क्या बोल, ये फॉर्मूला T1F नहीं है, T कॉमा है. सही है. देखो T है, F है, एंट्रोपी ऑफ T माइनस V
बिलोंग्स टू एफ, और यहाँ पे लिखो टीवी बाई टी इनटू एंट्रोपी ऑफ टीवी। बताएंगे इसको जब न्यूमेरिकल बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्रोपी आपका स्प्लिट करने से पहले का होता है और ये एंट्रोपी आपका स्प्लिट करने के बाद का होता है। ठीक है, टी मतलब सिंपल पूरा डेटा सेट की बात है, पूरा डेटा की बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टोटल, टी मतलब टोटल, मतलब टी मतलब टोटल। ठीक है, और ये होता है जब ब्रेक कर लेंगे तो फिर दो पार्ट में बटेगा, इसका एंट्रोपी का एवरेज लोगे। ठीक है, टोटल एंट्रोपी जब निकालेंगे तो न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। बस लिखिए, कोई दिक्कत चलिए न्यूमेरिकल भी बताएंगे जैसे कि मान लो कोई, जैसे मान लो इसी को देखो, ये पहले इसका एंट्रोपी निकाल सकते, शुरू में ओवरऑल निकाल दिया। अब इसको तो ब्रेक किया ना दो पार्ट में, इसका भी एंट्रोपी निकलेगा, इसका भी एंट्रोपी निकलेगा। तो टोटल एंट्रोपी जो पहले था और इसका एंट्रोपी, इस दोनों का सम ये हो गया तुम्हारा, ये बिलोंग करता। टोटल जो पहले था वो हो गया आपका, न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखिए गिनी इम्प्योरिटी। गिनी इम्प्योरिटी गिनी इम्प्योरिटी गिनी इम्प्योरिटी ठीक है, लिखिए the split made in a decision tree, the split made in a decision tree, the split made in a decision tree is said to be a pure, the pure is said to be a pure मतलब pure कब कहेंगे, if all the data points are accurately separated, said to be pure if all the data points are accurately separated into different classes, accurately separated into different classes, into different classes. Next point लिखोगे Gini impurity measures the likelihood that a randomly selected Gini impurity measures the likelihood that a randomly selected data points would be incorrectly classified, randomly selected data points would be incorrectly classified by a specific node, यानी देखो अभी इस केस में जो क्लासिफिकेशन हम किए, ध्यान से देखो, ब्रेक किए ना, गलत था ना हमारा, इस केस में अच्छा हुआ हमारा, तो ये ना अच्छा हुआ हमारा। तो आखिर इम्प्योरिटी क्या होगा कि इसके बेस पे इसका जो मेजर है वो इम्प्योरिटी कहलाएगा, और इम्प्योरिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो प्योर होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखोगे, G equals to summation of I equal to 1 to C, यहाँ पे लिखोगे BI, कैसे लिखोगे P of I है ना, into 1 minus BI का होल, 1 minus BI लिखोगे, ऐसे भी BI का BI के वजह नोट्स नहीं हो गया। सो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगले क्लास में इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे हम, और कैलकुलेटर लेके आइएगा आप लोग। ठीक है, आज भी ले आए थे, उससे काम नहीं होगा।
ये देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए आपके फोन से। ठीक है, अच्छी बात है। बात करना बंद करोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, तुम साइन करो, ये Yes, sir. तुम लो यहाँ साइन करो, उससे बगल में साइन करो। जीरो में करना चाहिए। ये करना चाहिए। एक तुम करो, एक ये कर। ओके, सो 4 में रोल नंबर कौन कौन है बताइए। 1 to 10। 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 28, 32, 32 के बाद 35 हो गया सबका। ओके, सो नाउ रोल नंबर 445 में 1। 1, 11, 12. तीन कर दिए, नहीं कहते एक्स्ट्रा ही कर दिया था।